नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अब फैसले की बारी तक पहुंच गए हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब 20 नवंबर को जनता की मोहर लग जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए पर फोकस रहा तो दूसरी तरफ सीएम योगी के एक नेक सेफ भी जमकर गूंजते हुए नजर आए। ये तमाम शब्द जो हैं वो जमकर राजनीतिक चर्चा और मुद्दा बने। बीएसपी इस बार उपचुनाव में उतरी है, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी उत्साहित हैं और मैदान में जमे हैं। कुंदरकी, करहल और सीसामऊ जैसी सीटों पर एसपी और बीजेपी में सीधी टक्कर है। तो इन तमाम समीकरणों के बीच सवाल ये कि थमा प्रचार का शोर, वोटर जाएंगे किस ओर, और हाथी का बचेगा वजूद या चंद्रशेखर होंगे और मजबूत। क्या है उपचुनाव का संदेश, योगी वर्सेस अखिलेश, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे डिबेट। पहले रिपोर्ट। थमा प्रचार का शोर, वोटर जाएंगे किस ओर। अखिलेश का पीडीए वर्सेस योगी का एक नेक सेफ। कटे थे तो कटे थे, अब कटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। हाथी का बचेगा वजूद या चंद्रशेखर और मजबूत। इस तरह की जो भावना से जो ये लोग बात करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि इनके मन में क्या है। जहां इनके नेता बटोगे छटोगे और बदला लेने की का बात करते हैं और काम भी करते हैं, ये देखा भी गया है। तो कहीं ना कहीं आज सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। उपचुनाव की जंग 2027 का सियासी ट्रेलर। 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी के कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। जितने धमकी देंगे उतने समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, उतने हमारा वोट बढ़ेगा और ये वोट को किसी तरह से रोक नहीं पाएंगे। उपचुनाव का संदेश, योगी वर्सेस अखिलेश। और वक्त महाबहस के सवालों का है जिन पर फोकस रहेगी पूरी डिबेट। तो एक एक करके आपको तमाम सवाल दिखाते हैं जो अपने पैनलिस्टों के माध्यम से हम इस पूरी चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर एक, थमा प्रचार का शोर, वोटर जाएंगे किस ओर। आज प्रचार का अंतिम दिन रहा, सभी ने अपनी तरफ से जोर आजमाइश की, नारे, सियासत, बहुत कुछ गूंजा इस चुनाव में। तो सवाल अब वोटर्स के पाले में है। हाथी का बचेगा वजूद या चंद्रशेखर होंगे मजबूत। बसपा इंडिपेंडेंट लड़ रही है, तो अब लोकसभा चुनावों में जो नतीजा आया उसके बाद अब उपचुनाव में क्या बसपा का वजूद बचेगा या चंद्रशेखर रावण की पार्टी और मजबूत हो जाएगी। उपचुनाव का संदेश, योगी वर्सेस अखिलेश। दोनों ही पार्टियां, सपा और भाजपा, उपचुनावों के माध्यम से बड़ा संदेश देने की कोशिश में जुटी हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ दीपक रंजन जी हैं, सपा प्रवक्ता, तंजीम अहमद जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, अजय वीर सिंह जी हैं, आरएलडी प्रवक्ता, और प्रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले समीर जी आप ही से कर रहे हैं। अब तो प्रचार थम गया है, सभी लोग अपना अपना बेस्ट स्ट्रोक लगा चुके हैं, चाहे वो बंटने की बात हो, जुड़ने की बात हो, नेक, सेफ, साफ, बहुत तरह की बातें हमने सुनी। लेकिन बड़ी बात यह कि ये उपचुनाव क्या इसी के इर्द गिर्द लड़ा जाता रहा या दोनों ही पार्टियां, पक्ष और विपक्ष, अपने अपने ध्रुवीकरण के मुद्दे ढूंढती रही, या जनता के जहन में भी कुछ मुद्दों की छाप छूटी है? क्योंकि अब गेंद वोटर के पाले में है सीधे तौर पर। समीर जी और उसके बाद दीपक जी। देखिए आस्था जी, दो बातें मैं कहूँगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया था आगरा के अंदर और कहा था कि बंटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, कहीं न कहीं उन्होंने सबकी एकजुटता की बात कही थी, संघे शक्ति कलय युगे जो कहा जाता है उसकी बात कही थी, एक रहने की बात कही थी, और कमोबेश सभी देश के नेताओं ने उनकी बात को ही प्रमाणित करते हुए ये कहा कि हमको एक रहना चाहिए। कोई
पीडीए के नाम पर धोखा देता है जनता को, कोई मुसलमानों को एक करने की बात करता है, कोई अपने अपने हिसाब से परिभाषा करता है। लेकिन मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी 17 से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास का प्रदेश बनाया है, तरक्की का प्रदेश बनाया, सबसे ज्यादा बिजली देने वाला प्रदेश है। ये सबका जिक्र हुआ है समीर जी चुनावी मैदान में? ये मेरा सवाल था, चुनावी मैदान में ये सबका जिक्र हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल जिक्र हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण देखिए आप, हर भाषण में उन्होंने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली और वास्तव में बदली है। सबसे ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया हमने, सबसे ज्यादा सड़कें बनाई, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाया, सबसे ज्यादा हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और दीपक जी इतनी तमाम तरह की बातें हुई जो दावे भाजपा के हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति हुई है और जनता नकारात्मकता को नकार देगी। आस्था जी, आज चुनाव प्रचार थम गया, जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं और जो महाराष्ट्र में और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, परसों मुझे लगता है वोटिंग है। और मैं समझता हूं आस्था जी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का या यूँ कहूँ कि इतिहास का सबसे खराब बयान अगर कोई है तो वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी दिया, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति और एक मठ के योगी होते हुए उनकी बोली भाषा ऐसी होनी चाहिए। अरे आपने 8 साल में क्या काम किया, आप जनता के बीच में वो बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आखिर ये किसको काटने और किसको बांटने की बात कर रहे हैं? अरे भाई, आपके खुद के अंदर, आपकी खुद की पार्टी में, आपके अलायंस पार्टीज में जो है ये विरोधाभास है। आपके अशोक चौहान जी कुछ और कहते हैं, पंकजा मुंडे जी कुछ और कहती हैं, आपके अजीत पवार जी जो आपके अलायंस पार्टनर है महाराष्ट्र में वो कुछ और कहते हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम साहब ने कहा, लेकिन बाद में ना मालूम उनको कहाँ से दबाव आया, उसके बाद उन्होंने ऐसा। तो ये किसको बांटने और किसको काटने की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। और इसकी क्लियरिटी जनता चाहती है कि किसको बांटना और किसको आप काटना चाहते हैं। जिस तरीके से हम लोग चुनाव प्रचार में गए आस्था जी, और लोगों का प्यार और रुझान हम लोगों को मिला, लोगों का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। मैं समझता हूँ 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इंडिया ब्लॉक जीतने जा रही है। तमजीद अहमद जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। तमजीद जी, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, हालांकि उम्मीद तो आप ज्यादा की कर रहे थे सपा से, लेकिन फिर भी जो सीटें आपको सपा ने दी हैं, चुनाव प्रचार पूरा हो चुका है, मुद्दे, सियासी बयानबाजी, सियासत के वन लाइनर्स जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहे वो बटोगे और जुड़ोगे की राजनीति रहे। जी बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का नारा जो है बटेंगे और कटेंगे, मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा दुर्गति होने जा रही है कि 400 सीटें दीजिए और संविधान की हम हत्या कर देंगे। जिस तरीके से पूरा लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इस नारे के साथ लड़ा कि 400 सीटें दीजिए, इस बाबा साहब के लिखे गए संविधान को हम खत्म कर देंगे दिल से, उसी तरीके से इस नारे का हश्र होने जा रहा है बटेंगे और कटेंगे। आप समझिए कि देश इस वक्त मुद्दे की बात सुनना चाह रहा है। जो नारे योगी जी दे रहे हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में, किसी भी तरीके से वो नारा सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, न जाने कितने मुद्दे इस समय देश के सामने और प्रदेश के सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं। किसानों की क्या हालत हो रखी है, बेरोजगार युवक लगातार लाठियों से पीटे जा रहे हैं, अपनी मांगों के लेकर उनको पढ़ाई छोड़ के सड़कों पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये हालत इन्होंने प्रदेश की कर रखी है। उसके बाद कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, पता नहीं क्या क्या नारे दे रहे हैं। आपको जनता ने काम करने के लिए चुना था, आपने वो छोड़ के इधर उधर की बयानबाजी, इधर उधर के नारे देना शुरू कर दिए। खैर, चुनाव परसों है और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 की 9 सीटों पे सफाया होगा और महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर कमोबेश यही हालत होने जा रही है। और जनता एक बार फिर संविधान की हत्या करने के बाद जो कटोगे और बटोगे का नारा दिया है, उसकी फिर से इससे बुरी दुर्गति होने जा रही है। ठीक है, हमारे बीच में आरएलडी प्रवक्ता अजयवीर सिंह हैं। अजयवीर जी, मीरपुर सीट से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में बीजेपी के साथ, और उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी धुआंधार प्रचार हुआ। अखिलेश यादव खुद वहां पर पहुंचे। किस तरह इंडिया ब्लॉक का वहां पावर पैक रोड शो सब लोगों ने देखा, शीर्ष लीडरशिप वहां पर नजर आई, तो आपको लग रहा है कि एक कड़ा मुकाबला, एक कड़ी टक्कर आपके साथ है। पूर्व में सपा के आप सहयोगी रहे, मीरपुर में आपका प्रभुत्व माना जाता है, लेकिन अब सारा दारोमदार सीट को जीतने का आपके कंधों पर। आस्था जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए पूरी मजबूती से 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से हमारे 9 के 9 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में जाएंगे। मीरापुर में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो था और रोड शो में जो जन सैलाब उमड़ा है उससे चुनाव एक तरफा हो गया है। आप देखिए, परसों जो विपक्षी गठबंधन है उसकी मीटिंग थी, मीटिंग में लोग नहीं पहुंचे।
और आदरणीय अखिलेश जी 3 घंटे हिंडन एयरफोर्स पर बैठे रहे कि वहां से कोई खबर आए तो वो मीरापुर विधान मीटिंग में जाएं, लेकिन जब वहां अपेक्षा के अनुरूप जनता नहीं पहुंची तो उन्होंने ये बहाना लिया कि आगरा से हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। हिंडन से मीरापुर की सड़क से रास्ता 1.5 घंटे का है। अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था तो अखिलेश जी बाय रोड मीटिंग में जा सकते थे, लेकिन वहां से फीडबैक आ रही थी कि अपेक्षा के अनुरूप भीड़ जनता नहीं आई है, इसलिए उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल की। जहां गाजियाबाद की बात आप देखेंगे, गाजियाबाद में आदरणीय अखिलेश जी ने एक बूथ लेवल की एक मीटिंग की है। इनके समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता की कोई एक जनसभा गाजियाबाद दीपक जी जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के क्या बैकफुट पर लड़ रही है पार्टी इन सीटों पर जिसका जिक्र अजय जी कर रहे हैं? दीपक जी देखिए आस्था जी, हमें लगता है कि आज जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा को देख करके ये कुछ ज़्यादा हताश हो गए आरएलडी के प्रवक्ता जी। इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। अरे तो आपके सरकार में बैठे प्रशासन में बैठे लोगों से पूछना चाहिए क्या कि उन्होंने उनका हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ने दिया वहां से। आपको आप भी एक राजनीतिक पार्टी के आप नेता हो, आपको पूछना चाहिए अपने सरकार में बैठे लोगों से। और आज जिस तरीके से हुजूम वहां पे उमड़ा था, और ये देखिए मीरापुर में समाजवादी पार्टी का सहयोग पा करके आशा जी 2022 को चुनाव ये जीत गए थे। अब इनको लग रहा है कि वही स्थिति रहेगी, लेकिन आज की तारीख में सिंगल लड़ाना इतना मजबूत चुनाव लड़ रही है कि मुझे लगता है इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी वहां पर मीरापुर में। ये गलतफहमी में है। आज देखिए आज ये हताश और निराश है कि इतनी ज्यादा भीड़ उन्होंने देख ली जिसको उनको अंदाजा नहीं था। अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भीड़ का अंदाजा ही ला सकता है हमारे लेने की जरूरत थी। चलिए कुल मिलाकर अपना अपना बेस्ट स्ट्रोक चलने का प्रचार के लिहाज से आज अंतिम दिन प्रचार का शोर थम गया है। अब बहुत जल्दी जनता तय कर देगी किसके दावे में कितना दम। प्रतिभान त्रिपाठी जी, सबसे ज्यादा जिक्र यूपी के उपचुनाव में ही नहीं बल्कि तमाम विधानसभा चुनाव जो साथ में हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, बंटने और कटने वाले नारे का जिक्र हुआ। सिर्फ यूपी नहीं, वो महाराष्ट्र भी पहुंचा, वो झारखंड भी पहुंचा, अलग अलग मंचों से इसको दोहराया जाता रहा। और हर दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इसकी एक कार्ड पोस्टर के रूप में सपा दफ्तर के बाहर या बयानों में हमें देखने को मिली। क्या लग रहा है आपको? और विधानसभा चुनाव भी है, यूपी का भी उपचुनाव है, तो ये जो बंटने कटने जुड़ने साफ होने या सेफ होने की सियासत है वो जनता को कितनी समझ आई है? मुद्दों का जिक्र हुआ है इन चुनावों में? आस्था जी, दरअसल चुनाव पिछले 3 दशक से ऐसी स्थिति हो गई कि नारों को बेस करने लगे चुनाव। मुद्दों पर चुनाव की बात उठती है लेकिन वो चुनाव आते आते नारों पर तब्दील हो जाती है। इस चुनाव में वैसा ही हुआ है। एक तरफ जब योगी जी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, दूसरी तरफ अखिलेश जी ने दूसरा नारा दे दिया, फिर दूसरी पार्टी ने दूसरा नारा दे दिया। महाराष्ट्र में योगी जी के नारे पर अजीत पवार ने किनारा कर लिया। तो ये राजनीति हमेशा इस तरह से होती रहेगी। असल बात जनता के हितों की बात होनी चाहिए। वो कोई पार्टी नारों में तब्दील करे ये अच्छी बात नहीं है, जनता के हित की बात करे ये अच्छी बात है, जनता के हित का हित करके दिखाए ये अच्छी बात। जब उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसमें विपक्षी दलों को अपने जो असल मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए, जनता की आवाज उठानी चाहिए और सरकार को उन बातों का जवाब देना चाहिए, जनता को संतुष्ट करना चाहिए। अगर दोनों पक्षों से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। सीधे स्पष्ट तौर पर अगर मैं पूछूं तो क्या अपने ध्रुवीकरण हुए हैं सियासी दलों के? स्वाभाविक रूप से ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की गई। जो नारे आए हैं ध्रुवीकरण के कराने की कोशिश ये नारे जो दिए गए हैं इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अपने तरीके से नारे देकर के सियासी ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की गई है। अभी ध्रुवीकरण कितना हो पाया है ये परसों के चुनाव वोटिंग के बाद पता चलेगा कि किसको कितना फायदा होने जा रहा है। ठीक है, समीर जी आपका जवाब। नहीं देखिए आस्था जी, 2 बातें कहूंगा। एक तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको हर व्यक्ति ने दोहराया और उनकी बात पर प्रामाणिकता से मोहर लगाया कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। भाई ये प्रमाणित होता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश बनने के बाद 22% हिंदू थे और वो आज घट के 7% और 6% पर चले आए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाती और कहती साहब इसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए।
हमारी आबादी, हम सेकुलर रहना चाहिए। अगर यहाँ कोई एक होने की बात करता है तो वो दोषी है। आप आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हैं, आप कार सेवकों पर गोली चलाते हैं, आप खजूर खाते हैं, आप टोपी पहनते हैं, आप सरकारी पैसे से सजदा करते हैं, आप गुंडा और माफियाओं को महिमा मंडित करते हैं, तो आप सेकुलर हैं। और हमने अगर सबको एक करने की बात कही, सबको संगठित होने की बात कही, विकास की बात कही, तो हम कम्युनल हो गए। रात को 12 बजे कपिल सिब्बल जैसे वकील आतंकवादियों की वकालत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाता है रात को 12 बजे एक आतंकवादी को न्याय देने के लिए। किस मामले में किसी ऐसे गरीब आदमी को न्याय देने के लिए 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुला? समझी जी, हम कम्युनल हो गए। अगर इन बातों को हम कहते हैं तो हम कम्युनल हो गए और ये सेकुलर हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब तुष्टीकरण करते हो, आप गंगा के आरोपियों को महिमा मंडित करते हो, आप उत्तर प्रदेश समीर जी एक बार जवाब सुन लेते हो, आप भ्रष्टाचार करते हो, आप भाई भतीजा बात करते हो, आप परिवार बात करते हो, तो आप सेकुलर हो और हम कम्युनल हैं। अब सुनिए हो गया आपका। क्या हिंदू मुसलमान यहाँ बैठ के आप कर रहे हो? जब इलाहाबाद की सड़कों में छात्र अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो आपकी पुलिस की लाठियां क्या हिंदू मुसलमान देख के चल रही थी? वो लाठियां सबके ऊपर चल रही थी। जब किसान अपनी मांग के लिए जाता है दिल्ली पे आंदोलन तो सुनिए, बातचीत करके मान लिया आपने 10 साल क्या किया, आप बता रहे हो कितने लोगों को रोजगार दिया। कॉमेडी हो गई। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, यादव कमीशन था, यादव कमीशन, भ्रष्टाचार था, आपकी भी मिली भगत, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत, भ्रष्टाचार था। समीर जी आपको काउंटर के लिए आपको वक्त मिलेगा। एक बार 20 सेकंड उनकी बात सुन लेते हैं। तमजीद जी, उसके बाद समीर जी का जवाब, फिर दीपक। ठीक है समीर जी, बोले दीजिए। तमजीद जी खत्म करिए 20 सेकंड। नहीं, मैं कैसे खत्म कर लूं भाई? ये डिबेट में बैठ के संविधान की हत्या कर रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाते, सिर्फ मुसलमान परस्त होने के नाते आप संविधान बदलते हो। समीर जी मेरी रिक्वेस्ट है आप शांत हो जाइए, मैं आपको अलग से समय दे दूंगी। शांत हो जाइए, मैं आपको अलग से समय दे दूंगी। हाँ बोलिए। बैठ के संविधान की हत्या कर रही है, बैठ के शांत हो गए वो। जब इलाहाबाद की सड़कों अरे आपने किया था, जब आप इंदिरा गांधी ने किया था, संविधान राजीव गांधी ने किया था, हमने नहीं किया। हमारे लिए हमारे सभी पैनलिस्ट सम्मानित हैं, वो रोजाना इस प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, समय सबको मिलता है, काउंटर करें एक दूसरे को, रिएक्ट करें, लेकिन एक दूसरे का सम्मान बरकरार रखें। समझी जी बात रखने देंगे आप नहीं रखने देंगे? आपका चैनल आप बता। नहीं, मैं 3 बार आपसे कह चुकी हूँ, आप बोलिए। हाँ अब बात सुनिए। इलाहाबाद की सड़कों में जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो क्या पुलिस की लाठियां हिंदू मुसलमान देख के चल रही थी? बटोगे कटोगे का नारा वहां पे भी चल रहा था। देश का किसान जब आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में जब कीलें ठोकी गई थी तो क्या वहां पे हिंदू मुसलमान देख के ठोकी गई थी? देश की खिलाड़ी जब जंतर मंतर पे एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रही थी तो क्या उनके ऊपर पुलिस की लाठियां हिंदू मुसलमान देख के चल रही थी? क्या इस देश के युवा जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पे आते हैं तो उनको जब लाठियां बरसाई जाती है तो क्या हिंदू मुसलमान देख के बरसाई जाती है? क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? बटोगे तो कटोगे तो सेफ रहोगे तो ठीक है। समीर जी आपका जवाब। ये नारे का जो ये काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जवाब सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आस्था जी, मैं पूछना चाहता हूँ, साहबानो केस में कानून बदला गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया, इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम किया, संविधान बदला गया कि नहीं बदला गया? भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और तुष्टीकरण की नीति अब आप उनकी बात हुई कि नहीं हुई? अब आप उनकी बात सुनिए, आपने अपने तथ्य रखे, अब वो कांग्रेस का चेहरा दागदार है और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है, इससे बड़ा तुष्टीकरण कोई होगा चलता ही नहीं चलता है। ठीक है दीपक जी शांत हो जाइए आप दोनों। समीर जी और तमजीद जी आप दोनों शांत हो जाइए। दीपक जी कांग्रेस की कुल मिलाकर उपचुनाव ध्रुवीकरण के भरोसे करना है, सपा के आतंकवादी परस्त नीति को बेनकाब करना है। समीर जी आपकी बात आ गई, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। ये आस्था जी ये बात आतंकवाद और आतंकवादियों की कर रहे हैं। मसूद अजहर को कंधार तक इस सरकार ने छोड़ने का काम किया था। रघुनाथ मंदिर पर हमला किसकी सरकार में हुआ था?
लोकसभा संसद भवन में हमला किसकी सरकार में हुआ था। तो ये लोग अपनी चीजें भूल जाते हैं। आखिर कंधार छोड़ने क्यों गए थे मसूद अजहर को। और देखिए ये आज की तारीख में जो इनका बयान है ना, ये 2024 के रिजल्ट परिणाम का नतीजा है। कितने ज्यादा हताश और निराश है ये कि आपस में इनकी दोनों इंजन जो है, दिल्ली के इंजन और उत्तर प्रदेश का इंजन, आपस में टकरा गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन बड़ा हिंदूवादी। अरे आप बात हिंदू मुस्लिम की कर रहे हो, यहीं लखनऊ में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अमन गौतम हिंदू था या नहीं था? मोहित पांडे जिसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, हिंदू था या नहीं था? आप बात हिंदू मुस्लिम की करते हो। हिंदू, और ये प्रधानमंत्री का ऐसा बयान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए। अरे सेफ्टी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी 10 साल 11 साल से आप बैठे हो, हिंदुस्तान को सेव करने की जिम्मेदारी आपकी है। और आप इस तरीके से बांट करके काट करके एक लोगों को तो सेव, समीर जी विपक्ष में बैठ जाओ ना। अगर आप विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि नकारात्मक नारा है, नकारात्मक राजनीति। 10 साल से सरकार नकारात्मक नहीं, वो सकारात्मक है। हर आदमी ने उस पर मोहर लगाया। हर आदमी दीपक जी, अब आप पूरी दुनिया में आपने आरोप लगाया उनकी बात चाहिए। बोलिए योगी जी के नारे को, योगी जी के नारे को मणिपुर के हालात इनसे समझ नहीं रहे। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ देश चलाने की, कि देश के अंदर आतंकवादियों को प्रश्रय कौन देता है, अलगाववादियों को कौन देता है? अब पीडीए की बात करते हैं और 9 सीटों उनका जवाब सुनिए। 4 सीट मुसलमान लड़ाते हैं, राज्य संभाल नहीं पा रहा, 4 सीट मुसलमान लड़ाते हैं। 9 सीटों में से 4 सीट मुसलमान लड़ाते हैं। कौन सा पीडीए है? छात्रों के भविष्य के साथ कहाँ गया पीडीए? इसका एनडीए वर्सेस पीडीए, उस पर बीजेपी का जवाब कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया। अजय वीर सिंह जी बोलिए। समीर जी ठीक है, आरएलडी की भी बात सुनते हैं, बोलिए। आस्था जी देखिए, कांग्रेस के हमारे साथी संविधान को खतरे में लाने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस किस मुंह से संविधान की बात करती है, जिसने आपातकाल में संविधान को खत्म करने का काम किया था। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बाहर चुनाव में बैठकर बाहर से ताली बजाने की हो गई है। देखिए एनडीए के 9 ये उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और कांग्रेस की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का काम करे। ये सिर्फ बाहर बैठकर ताली बजाने का बात करते हैं। और ये संविधान की बात करेंगे। संविधान के काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, वो इनकी लोकसभा के चुनाव में चढ़ चुकी है। अब जनता समझ गई है कि ये बहकाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, और जनता अब इनके किसी भी झूठे वादे में आने वाली नहीं। गई मीरापुर जो आप बचा नहीं पाओगे, उसका पता चलेगा कि 23 तारीख को हमारा यहीं बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नोट सीट आपके हाथ से चली होगी। 23 तारीख को हम इसी और आपको पता चलेगा पैदल 24 टूटा, आगे भी टूट जाएगा। लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव के टूट जाएंगे। 23 तारीख का इंतजार करो। 23 तारीख का इंतजार करो। हम लोग जनता तो मिल नहीं रही है सभा सुनने के लिए। जनता तो मिल नहीं रही है, जनता मिल नहीं रही है। झूठ बोले जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, हर आदमी के बीच में चिल्लाना है। जनता तो मिल नहीं रही है, कोई वोट दे नहीं रहा है, चिल्लाते रहो। अरे भाई चिल्लाते रहो, कौन सुनता है चिल्लाने से? देखिए प्रचार का शोर भी थम गया। आप लोगों ने जितनी ऊंची आवाज में अपने अपने दावे प्रस्तुत करने थे जनता के बीच, आप उसको लेकर गए। पर अब फैसले की घड़ी है। रतिभान त्रिपाठी जी, इन उपचुनावों के नतीजों से एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश है सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के यूपी में नतीजों के बाद। आस्था जी बिल्कुल, ये एक वही बात हुई ना कि ना घोड़ा दूर ना मैदान। 23 तारीख को परिणाम आ जाएगा, तो परसों वोट पड़ेंगे। कौन कितने पानी में है, कौन जनता किसको चुनेगी, किसको बाहर करेगी, ये बहुत दूर की बात नहीं है। जिसने जो बोया होगा वही काटेगा, ये जनता तय करेगी। और जनता 19 तारीख को ये तय करने वाली है, 20 तारीख को ये तय करने वाली है। और इसके बाद ये पता चल जाएगा कौन किस स्थिति में है। मुझे ये लगता है कि ये फाइनल बहस के रूप में इसको इस रूप में देखा जाए कि चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाए, सरकार ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। ये चुनाव पूरे 9 जो चला 9 सीटों पर उपचुनाव, ये आरोपों प्रत्यारोपों में चुनाव गया है। असल मुद्दों की बात कम हुई है, केवल नारों में और आरोपों प्रत्यारोपों से घिरा रहा है चुनाव।
और ये इन नारों की गूंज केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में गूंजी है। अब ये चुनाव जो परिणाम आएगा 23 तारीख को, उसे पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। सभी अपने अपने वादे जो हैं वो जनता के बीच में लेकर गए हैं और अब बहुत जल्दी वोटिंग होगी और उसके बाद क्या बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश से निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में अब फैसले की बारी तक पहुंच गए हैं। चुनाव प्रचार खत्म है। 20 नवंबर को जनता अपनी मोहर लगा देगी और उस दौरान एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए पर फोकस रहा तो दूसरी तरफ सीएम योगी के एक नेक सेफ की भी जमकर चर्चा हुई। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।